नमस्कार साथियों, टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकी करते हैं उसी के तहत आज का टॉपिक है खारे पानी को मीठा बनाने की राह। तो उसके पहले कल्पमेधा हम देख लेते हैं क्या है कि हम तितली की सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत कम उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं जिनसे गुजरकर तितली को यह सुंदरता हासिल होती है। ये कौन कहा है? तो माया एंजिलो जी ने कहा है। अब हम लोग इस लेख में जानेंगे कि खारे पानी को मीठा बनाने के लिए कौन कौन से स्वदेशी तकनीक विकसित किया जा रहा है और भारत के वैज्ञानिक इस पे क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से खारे पानी को मीठा बनाने का काम चल रहा है और कौन कौन से यंत्र हैं, कौन कौन से तकनीक है जिससे क्या होता है तो खारे पानी को मीठा बनाया जाता है। तो ये सब हम लोग इस लेख में जानेंगे और इसमें बता दें कि करंट अफेयर के काफ़ी प्रश्न भी हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है। इस संयंत्र को लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। संयंत्र की क्षमता हर दिन 1 लाख लीटर पानी पीने योग्य पानी बनाने की है। तो कितना? तो 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी बनाने की है। तो हम लोग इसमें जानेंगे, आगे देखिए क्या है। तो भारत सहित दुनिया में कई इलाकों में पेयजल का भयानक संकट पैदा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को दुनिया का पहला जल जीवन शहर घोषित किया गया है। किसको? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन है। तो दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। किसको? तो दक्षिण अफ्रीका को। किसको? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया। ये आपका एक प्रश्न बन गया, ये करंट अफेयर का पक्का है, प्रश्न ऐसा बन सकता है। तो कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि 2025 तक दुनिया के करीब 1.20 अरब लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यह संकट हमारे सामने है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कौन कौन से राज्य हैं? तो तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक के कुछ जिलों में पेयजल का सदा क्या है तो संकट रहता है। शिमला और तमिलनाडु के चेन्नई और दक्षिण पूर्व में स्थित रामनाथपुरम जिला भूजल स्रोतों की किल्लत के कारण चर्चा में रहता है, मगर बीते साल यहाँ 20,000 लीटर पेयजल प्रतिदिन क्या हो रहा है तो संशोधित किया जा रहा है। इनके लिए कौन सी तकनीकी है? तो सोलर थर्मल ऑस्मोसिस वाटर डिजिटलाइजेशन सिस्टम FO की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? तो सोलर किसकी स्थापना की गई है? तो सोलर थर्मल ऑस्मोसिस वाटर डिजिटलाइजेशन सिस्टम FO की स्थापना की गई है। इस तकनीक को IIT मद्रास और इंपीरियल के GDMG ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो कौन कौन? तो IIT मद्रास और इंपीरियल के GDMG ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो ये प्रश्न ये पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि सोलर थर्मल ऑस्मोसिस वाटर डिजिटलाइजेशन सिस्टम FO की स्थापना कौन किया है और ये किसके तक इसमें कौन कौन से जो ये संस्था है कौन कौन सी तो इसको विकसित किया है? तो IIT मद्रास है और इंपीरियल के GDMG ने क्या किया है तो संयुक्त रूप से विकसित किया है। किसको? तो सोलर थर्मल ऑस्मोसिस वाटर डिजिटलाइजेशन सिस्टम FO की। अब आगे देखते हैं क्या है। तो इस तकनीक को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी सहायता प्रदान की है। तो कौन इसमें? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी सहायता प्रदान किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारी पानी को पीने योग्य बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है। इन संयंत्र को लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। संयंत्र की क्षमता हर दिन 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी बनाने की है। देश के तटीय इलाकों के साथ साथ समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्रों में पानी प्रचुर मात्रा में क्या है उपलब्ध है, लेकिन यह पीने योग्य नहीं है क्योंकि समुद्र का पानी अक्सर खारा और खनिजों से भरपूर होता है। हमारे सामने चुनौती यह है कि इस खारे पानी को बड़े पैमाने पर पीने योग्य कैसे बनाएं। इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जिन्होंने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने में महारत हासिल किया है। तो कौन सा देश है? तो इजराइल है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MIS ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद से IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के साधन खोजने के लिए शोध किए हैं जो पीने, खाना पकाने और अन्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। समुद्र के खारे पानी को LTTD तकनीक के जरिए पीने लायक बनाया जाता है। तो किस तकनीक द्वारा? तो समुद्र के खारे पानी को LTTD तकनीक के जरिए पीने लायक बनाया जाता है। इस तकनीक में प्राकृतिक तरीके से समुद्र के पानी को क्या किया जाता है तो गर्म कर खारेपन को अलग किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो खारे पानी में खनिज घटकों में क्या करता है तो हटा देती है। LTTD तकनीक को लक्षद्वीप के लिए उपयुक्त पाया गया है जहाँ समुद्र की सतह के पानी और
गहरे समुद्र के पानी के बीच लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का जरूरी तापमान का अंतर है, जो लक्षद्वीप के तटों के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इजराइल ने यह तकनीक भारत को दी थी। किसने दिया था? तो इजराइल ने सन 2018 में जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू भारत यात्रा पर आए थे, उन्होंने गुजरात में मोबाइल वाटर डिसेलिनेशन जीप उपहार के तौर पर भारत को दिया था। तो यह जीप खारे पानी को मीठा बनाती है। एक दिन में यह मोबाइल संयंत्र जीप जो 20,000 लीटर समुद्र के खारे पानी को साफ कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसमें 80,000 लीटर से ज़्यादा काले मट मैले और गंदे पानी को पीने लायक बनाने की क्षमता है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के लगभग सभी बड़े शहरों में जलापूर्ति के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां, झीलें, झरने, तालाब आदि प्रभावित हुए हैं और सभी को शुद्ध पेयजल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ऐसे में कई देश समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने पर काम कर रहे हैं। वैसे तो पानी का संकट महाराष्ट्र, कर्नाटक कहाँ पर है पानी का संकट देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया में सदैव रहता है। पर तमिलनाडु के चेन्नई में समस्या इतना विकट हो चुकी है कि समुद्र का पानी डिसेलिनेशन पर कर पेयजल के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहां के समुद्र तट पर 2 विलवीकरण यानी डिसेलिनेशन संयंत्र काम कर रहे हैं और दोनों की क्षमता 100 ml है। ऐसे 2 और संयंत्र 150 ml और 400 ml क्षमता वाले पर काम चल रहा है, जो अगले 3 वर्षों में 550 ml समुद्री पानी का डिसेलिनेशन करने में सक्षम होंगे। इन संयंत्रों में 2 तरह की तकनीकों का प्रयोग होता है। कौन से? तो पारंपरिक वैक्यूम। कौन से तरीके हैं? तो पारंपरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। चेन्नई के 2 संयंत्र आरओ तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार के संयंत्रों से समुद्री पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत होती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन तकनीक में 1 घन मीटर समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए 3 किलोवाट ऊर्जा की खपत प्रति घंटे होती है। आरओ तकनीक में यह खपत 2 किलोवाट होती है। इन विधियों से खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए एक तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, बावजूद इसके पानी में से नमक की मात्रा पूरी तरह निकल नहीं पाती। इस अतिरिक्त नमक को हटाने के लिए दोबारा वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। इस कारण समय और ऊर्जा दोनों ही अधिक खर्च होते हैं। आरओ पानी को शुद्ध करने वाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें दबाव डालकर पानी क्या किया जाता है? तो साफ किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पानी में TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होती है। तो कहाँ पर किया जाता है? तो जहाँ पर जो TDS होता है जो 500 ग्राम प्रति लीटर से अधिक होता है, यानी पानी खारा होता है। नलकूप के पानी या समुद्र तटीय इलाकों में यह तकनीक उपयोगी है। आरओ के पानी में कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। बैक्टीरिया और विषाणु भी क्या होते हैं? तो दूर हो जाते हैं। बैक्टीरिया और विषाणु दूर हो जाते हैं और क्लोरीन और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में बिजली की खपत अधिक होती है। यह नल के पानी के सामान्य से अधिक दबाव में काम करता है। आरओ से बाहर निकलने वाले पानी के रूप में औसतन क्या होता है? तो 3 से 40% पानी क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। इस खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, आप लोग जरूर कमेंट करिए कि राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ने डिसलिनेशन प्रक्रिया के तहत के लिए कम तापमान वाली थर्मल विलवीकरण किया है। इस प्रक्रिया के तहत 2 अलग अलग जल स्रोतों के बीच तापमान के उतार चढ़ाव में पहले गर्म पानी को कम दाब पर वाष्पीकृत किया गया है। तो बता दें कि हम शायद कन्फ्यूजन में अभी, लेकिन बता देते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि क्या हो तो मीठा पानी प्राप्त किया जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत देश में कुछ LTTD की स्थापना की गई है जो कवरारली मिलिकाय अगती लक्षद्वीप में स्थापित है। इनकी प्रौद्योगिकी पूरी तरह से घरेलू और पर्यावरण के अनुकूल है। प्रत्येक LTTD संयंत्र को क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर समुद्री जल शुद्ध करने की है। इस तकनीक के द्वारा खारे पानी से 1 लीटर मीठा पानी बनाने में 19 पैसे का खर्च आता है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सऊदी अरब, UAE जैसे देश अपने कुल पानी की मांग का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री जल का डिसेलिनेशन करके पूरा करते हैं। फिलहाल दुनिया में भर में इसके लगभग 15,000 संयंत्र काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसके लिए 320 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। भारत के अंडमान, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में छोटे बड़े लगभग 175 संयंत्र चल रहे हैं। भारत में पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो अंडमान में लगाया, पूछ सकता है। मगर इन उपलब्धियों के बावजूद यह सवाल अपनी जगह है कि आखिर हम अपने उपलब्ध जल संसाधन को सुरक्षित रखने और उसके संतुलित उपभोग के बारे में कब गंभीर होंगे। ये देख लेते हैं। नौजनित जलवायु परिवर्तन
के कारण विश्व के लगभग सभी बड़े शहरों में जलापूर्ति के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियाँ, झीलें, झरना, तालाब आदि प्रभावित हुए हैं। और आप लोग एक ये और कमेंट करिएगा कि भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत में खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको कमेंट करिएगा। शुद्ध पेयजल एक बड़ी चुनौती है बनकर सामने आया है। ऐसे में कई देश समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने पर काम कर रहे हैं। वैसे तो पानी का संकट महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में सदैव रहता है, पर तमिलनाडु के चेन्नई में समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि समुद्र का पानी डिसेलिनेशन पर कर पेयजल के रूप में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।